दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल को थोड़ा समझा था और थोड़ा हमने ग्रेडियंट थ्योरम को देखा था। एक बार वापस ग्रेडियंट पे लौट के आते हैं और आज का जो एपिसोड है वो कोशिश करेंगे लाइन इंटीग्रल पे ही रहे और लाइन इंटीग्रल पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग भी देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं स्केलर फील्ड का। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे बताओ जरा। 1/h1 del f by del u1 कैप प्लस 1/h2, और ये h1 h2 h3 कहां से देखोगे बताओ जरा। ये देखोगे dl से 1/h3 del f by del u3 कैप। ठीक है, इस तरह से आप जो है ग्रेडियंट ऑफ f निकाल सकते हो। अब एक चीज याद रखिए, फिर हमने पढ़ा था ग्रेडियंट थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ f पे लाइन इंटीग्रल ले लूं और लाइन ये dl मेरा मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं, मेरी लाइन कहां से कहां तक जा रही है, p पॉइंट से q पॉइंट तक जा रही है, तो ये बनेगा fq माइनस fp। ये बन जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज को बताएगा ये। ठीक है, इस तरह से हमने ग्रेडियंट थ्योरम को समझा है दोस्तों। लेकिन इसको सोल्व करने के लिए अपने को लाइन इंटीग्रल समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। दिस इज लाइन इंटीग्रल। अब ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है, ये हमने लास्ट एपिसोड में सोल्व करना आपको सिखाया था कि लाइन इंटीग्रल कैसे सोल्व करते हैं। लेकिन यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्या कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ग्रेडियंट ऑफ f का मैं लाइन इंटीग्रल ले रहा हूं और मैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ले रहा हूं, जहां से चला था मैं वहीं पे लौट के आ रहा हूं दोस्तों, तो ऑलवेज जीरो बनेगा। ऑलवेज ये जीरो आएगा, याद रखिएगा। आप बोलोगे सर ये तो आना भी चाहिए, ऑब्वियस है। ऑब्वियस नहीं है। ठीक है, किसी अलग वेक्टर का लाइन इंटीग्रल करोगे और क्लोज लाइन इंटीग्रल करोगे तो जीरो नहीं आएगा। रैंडम वेक्टर का, ये स्पेशल वेक्टर का ही क्या होगा, लाइन इंटीग्रल जीरो होगा। अगर ऐसा कोई वेक्टर है, अगर मैं कोई ऐसे वेक्टर ले लूं और क्लोज लाइन इंटीग्रल जीरो आया है इसका मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के ग्रेडियंट से आया होगा। ये किसी दूसरी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से आया होगा। ठीक है, किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से आया होगा, तभी ये आप लिख सकते हो। अगर इसको आप रैंडम ले लोगे ना कोई भी, तो फिर ये जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए करके देखते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, इसको करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, लाइन इंटीग्रल पे आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा फिर उससे। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लीजिए मैं कोई रैंडम ऐसे ले लेता हूं 2x y i कैप प्लस 4y j कैप, ऐसे ले लिया मैंने कुछ भी। ठीक है, और मैं ये मेरा x है मान लीजिए और ये मेरा y है, और मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं और फिर यहां पे ऐसे आया और फिर यहां से ऐसे आया, ऐसे मूव कर रहा हूं मैं। और मुझे क्या करना है, ये पॉइंट है मेरा 1, ये 0 था, ये 1 था, ये मान लीजिए मेरा 2 था। ठीक है, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a.dl और क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो सबसे पहले निकालना सीखिए, बाद में इसका मीनिंग देखेंगे क्या है, क्योंकि इसका मीनिंग कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, इसका मीनिंग बड़ा अजीब सा होता है लाइन इंटीग्रल का। देखते हैं इसका मीनिंग, वैसे आपको पता चल चुका है अभी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको, मीनिंग भी समझाएंगे, बट पहले निकालना सीखिए a.dl कैसे निकालें। तो dl क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों ये तो कार्टेशियन है, तो dl की वैल्यू कार्टेशियन में हमें पता ही होती है क्या होती है। dl बताइए क्या होगा, बताइए कार्टेशियन में वो होगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। कार्टेशियन में ये होता है क्योंकि जो a है वो कार्टेशियन में है। अगर ये कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता तो dl को फिर हम अकॉर्डिंगली फिर दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लिखते। ठीक है, तो अब आप बताइए a.dl क्या लिखोगे। a.dl विल बी इक्वल टू, बोलिए अगर मैं इसका डॉट लूं इसके साथ तो बन जाएगा 2xy dx प्लस 4y dy, ये बन जाएगा मेरा a.dl। सही बात है, इस तरह से आप जो है a.dl को निकाल सकते हो दोस्तों। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, लेकिन
ये तो ये यहां से लेके यहीं पे आ रहा हूं मैं। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल का मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे लौट के आ गए हो आप, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं 3 हिस्सों में। ये है मेरा पाथ 1, ये है मेरा पाथ 2 और ये है मेरा पाथ 3। तो पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। तो अलोंग पाथ 1 देखते हैं सबसे पहले, अलोंग पाथ 1। तो पाथ 1 के अलोंग देखिए, यहां से यहां पे जा रहे हो तो आप देखो जरा, y नहीं बदल रहा है यहां पे, ठीक है, केवल x बदल रहा है। तो dy की वैल्यू, y की वैल्यू मेरी फिक्स्ड है भाई, और कहां पे है फिक्स्ड बताओ? 0 पे। y की वैल्यू मेरी 0 पे फिक्स्ड है, 0 है ना इस पूरी लाइन पे, पूरे पाथ पे y की वैल्यू 0 और फिक्स्ड है, तो dy तो 0 हो जाएगा भाई, y चेंज ही नहीं हो रहा, तो dy मेरा 0 हो जाएगा। तो dy की वैल्यू तो खैर 0 ही होगी, ये तो लिखना ही नहीं, ये लिखेंगे भाई 2xy dx, और इंटीग्रेट करेंगे। x कहां से कहां तक बदल रहा है? 0 से लेके 1 तक। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, y आ गया ना, तो y की वैल्यू तो फिक्स है भाई, तो फिक्स वाली पुट करो, कितनी है? 0, तो 0 पुट कर दो, ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो पहले पाथ 1 के अलोंग a डॉट dl की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, a डॉट dl को जब आप सोल्व करोगे और उसका इंटीग्रेशन करोगे लाइन इंटीग्रल, तो वो 0 आएगा। तो इस पाथ के अलोंग ये बन गया मेरा 0। अब आइए अलोंग पाथ 2, अलोंग पाथ 2 देखते हैं। अब अलोंग पाथ 2 इधर लिख देता हूं, अलोंग पाथ 2। तो अब आप बोलोगे सर पाथ 2 पे कैसे देखेंगे? पाथ 2 पे तो x और y दोनों ही बदल रहे हैं, तो दोनों ही 0 नहीं होंगे, ठीक है, लेने पड़ेंगे भाई। लेकिन उसके लिए x और y डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ध्यान से देखो, अलोंग पाथ 2 जो है x और y डिपेंडेंट है। तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो इस लाइन की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ? स्लोप। और स्लोप हमेशा आगे x मेरा इस तरफ चलता है स्लोप निकालते टाइम, तो इसलिए इसको फाइनल बोलेंगे, इसको इनिशियल बोलेंगे। तो आप बताओ स्लोप क्या आएगा इस लाइन का, सो दैट मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकूं, y और x की रिलेशन निकाल सकूं। तो स्लोप क्या बनेगा? फाइनल हाइट। यहां पे फाइनल हाइट क्या है बता सकते हो भाई? फाइनल हाइट यहां पे क्या है? फाइनल हाइट 0 माइनस इनिशियल हाइट 2, हाइट y एक्सिस से देखी जाती है ना, डिवाइड बाई फाइनल x। यहां पे x की वैल्यू 1 है और यहां पे x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप है -2। ध्यान रखिएगा, लाइन की इक्वेशन निकालते टाइम एरो को नहीं देखते, एरो को भूल जाओ लाइन की इक्वेशन निकालते टाइम। ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, आगे वाला जो हॉरिजॉन्टल वेरिएबल होता है ना, उसको आप फाइनल, आगे वाला पॉइंट जो होता है उसको फाइनल मान लो, पीछे वाले को इनिशियल मान लो, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्लोप आ गया -2। अब आप क्या लिखोगे इसको? y इज इक्वल टू -2x लिख दो, बस कुछ नहीं सोचना। अब आप चेक करो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 1 पे y 0 आना चाहिए, बट ये तो 0 नहीं आ रहा भाई। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -2 आ रही है। 0 बनाने के लिए क्या करोगे? +2 कर दोगे। ये सब मैं समझा चुका हूं आपको लेक्चर 1 में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? -2x + 2 आ गया, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब आसान है भाई, अब इसको सोल्व करना आसान है, लाइन इंटीग्रल को। a डॉट dl तो मुझे पहले ही पता है, क्या है a डॉट dl बताइए? 2xy dx, तो यहां पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, और दूसरा क्या है बताओ जरा? 4y dy, और यहां पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो y के रेस्पेक्ट में x में क्या लिमिट है बताओ? x में यहां से, x में यहां 1 से 0 पे जा रहे हो, क्योंकि x यहां पे 1 है, यहां पे x की वैल्यू 0 है दोस्तों, 1 से 0 पे जा रहे हो। और y में, यहां पे y की वैल्यू 0 है और यहां पे y की वैल्यू कितनी है? 2, तो y में 0 से 2 पे जा रहे हो, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, इसको सोल्व कैसे करें? आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो y को रिप्लेस करना पड़ेगा ना x की टर्म में। y को बाहर नहीं ला सकते हो इंटीग्रेशन से, y कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, y x का फंक्शन है इस पाथ पे। तो y को आप x की टर्म में रिप्लेस कर दो भाई, तो ये बन जाएगा 2x इंटू y की जगह पे क्या लिख सकते हो? -2x + 2 dx, ठीक है। और इसको 1 से लेके 0 तक आप इंटीग्रेट कर दो, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? ये तो सीधा इंटीग्रेट ही कर लो ना इसको, 4y² 2, और लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 2 तक। इसको भी अब आप सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? -4x² + 4x, और यहां पे आ गया dx, ठीक है। और इंटीग्रेशन 1 से लेके कहां तक? 0 तक, सही है। प्लस ये क्या बन जाएगा बताओ जरा? ये कट गया यहां से 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 8, यहां पे 8 बन जाएगा ना भैया। इसको सोल्व कर लो भाई, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -4x⁻³ + 4x² 2, ये आ जाएगा दोस्तों। लिमिट 1 से 0 प्लस 8 और कर देना इसमें, ठीक है, +8 और आ जाएगा। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट पे तो 0 बन जाएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा दोस्तों? ये बन जाएगा 4/3 -2, ये आ गया, और 8 तो खैर अलग से है ही, ठीक है, 8 तो बाद में था ना। तो आप बताओ भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो मेरे ख्याल से ये बना। तो अब आप इसको जरा सोल्व करोगे तो बनेगा 4/3 + 6,
ठीक है, 22/3। तो इस पे आ गया आपके पास 22/3। बहुत बढ़िया भाई, ये आ गया 22/3। अलोंग पाथ 2 जो ए डॉट डी एल की वैल्यू आई है वो आई है 22/3। एक बार देख लो भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है। आई थिंक ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, मेरे ख्याल से ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये आ गया 22/3। अलोंग पाथ 2 ए डॉट डी एल की वैल्यू 22। अब आइए अलोंग पाथ 3। तो अलोंग पाथ 3 के लिए मैं ऐसे यहां पे लिख देता हूं, अलोंग पाथ 3। अलोंग पाथ 3, अलोंग पाथ 3 देखिए, अलोंग पाथ 3 क्या आएगा वो जरा निकालते हैं। तो अलोंग पाथ 3 अगर मैं देखूं तो पाथ 3 पे देखो क्या चीज बदल रही है, y बदल रहा है, x नहीं बदल रहा। तो x की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, x इज फिक्स्ड। और कहां पे फिक्स्ड है, 0 पे। x की वैल्यू इस पूरी लाइन पे 0 है पाथ 3 पे। तो dx की वैल्यू 0 हो जाएगी भाई, क्यों, क्योंकि मेरा x बदल ही नहीं रहा। तो dx की वैल्यू 0 कर दो, तो a डॉट dl में क्या लिखोगे, 4y dy, सिर्फ ये आ जाएगा। और y कहां से कहां तक बदल रहा है दोस्तों, y 2 से 0 पे आ रहा है, 2 से 0 पे आ रहा है। तो ये बन जाएगा 2y²। ठीक है, और 2 से 0 पे अपर लिमिट 0 बनेगी, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो -8 बनेगा। तो इस पे जो आएगा वो आएगा -8। तो हमने क्या किया, हमने तीनों पाथ पे a डॉट डी एल निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप क्लोज्ड a डॉट डी एल निकालोगे। तो तीनों को ऐड कर दो भाई, 0 प्लस दिस, तीनों को ऐड कर दो तो आपके पास क्लोज्ड इंटीग्रल a डॉट डी एल आ जाएगा। क्या वो 0 आ रहा है क्या क्लोज्ड इंटीग्रल, ना 0 नहीं आ रहा। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल अब अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, वो मेरा बन रहा है 0 प्लस 22/3, 0 ये 22/3 है और एक -8 है। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया -2/3। 0 नहीं आया दोस्तों, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था, ये 0 कब आएगा, 0 कब होता, अगर ये a किसी के ग्रेडियंट से आया होता तो पक्का 0 आता। इसका मतलब ये इस वेक्टर को किसी दूसरे स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। a कभी भी किसी दूसरे स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट होगा ही नहीं, कभी भी नहीं दिखा सकते हो आप इसको। क्यों, क्योंकि अगर ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट होता ही है, अगर ये किसी दूसरे फंक्शन का ग्रेडियंट से आया होता तो फिर इसका लाइन इंटीग्रल 0 होता। 0 नहीं है, पॉइंट को समझिए भाई। तो इसको आप किसी के ग्रेडियंट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ग्रेडियंट से आया होगा ये। ठीक है, देखिए कैसे, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। पाथ मैं यही ले लेता हूं, ठीक है, सेम पाथ ले लेता हूं। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक स्केलर फील्ड है, कोई स्केलर फील्ड है और वो है 4xy प्लस 2x²y, मान लीजिए ऐसे है कोई स्केलर फील्ड। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेडियंट ऑफ f मेरा दे रखा है a वेक्टर और मुझे निकालना है a डॉट डी एल क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। देखते हैं इस बार क्या निकल के आता है। ठीक है, f दे दिया, f से मेरा a आएगा और a से मेरे पास क्या निकालना है, a डॉट डी एल का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकालना है। देखते हैं अब क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ f लेंगे। इसका ग्रेडियंट ऑफ f क्या बनेगा दोस्तों, ग्रेडियंट ऑफ f बनेगा मेरे पास, अगर मैं यहां से निकालूं तो बनेगा, पहले x के रेस्पेक्ट में ले लो इसका डेरिवेटिव, तो बनेगा 4y प्लस 4xy आई कैप। ये मैंने x के रेस्पेक्ट में ले लिया पूरे का डेरिवेटिव, तो यही आएगा, प्लस फिर y के रेस्पेक्ट में ले लो, तो y के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो ये तो बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा प्लस 2x², प्लस 2x², ये आ गया y के रेस्पेक्ट में, ये बन गया j कैप। ठीक है भाई, तो इस तरह से मेरे पास a वेक्टर आ गया, a वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब मुझे a डॉट डी एल निकालना है, तो a डॉट डी एल कैसे करोगे बताओ, a डॉट डी एल, यही मेरा a वेक्टर आ गया ना भाई। ठीक है, तो a डॉट डी एल करोगे तो dl मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे तो मैं dx आई कैप, dy j कैप, dz k कैप, यही तो बनेगा। तो इसका डॉट लूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 4y प्लस 4xy dx प्लस 4x प्लस 2x² dy। बोलिए दोस्तों, यही बनेगा भाई।
ए डॉट डी एल को लोगे तो ए डॉट डी एल की वैल्यू यही तो आएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब पहले अलोंग पाथ 1 चलते हैं। ए डॉट डी एल आ गया, इसका लाइन इंटीग्रल करना है, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल करने के लिए पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 के लिए ओपन लाइन इंटीग्रल कर लो और सबको जोड़ दो, फिर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। तो आप बताओ क्या करोगे। सबसे पहले अलोंग पाथ 1 देखते हैं। अलोंग पाथ 1, पाथ 1 के अलोंग देखिए क्या बनेगा। तो पाथ 1 के अलोंग क्या चीज है बताओ, y तो वेरी नहीं कर रहा, तो dy की वैल्यू को क्या कर दो 0, dy को 0 कर दो, सिर्फ ये आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे 4y प्लस 4xy dx। और x कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, 0 से लेकर 1 तक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि y की वैल्यू तो फिक्स है ना, y की वैल्यू तो फिक्स है, तो dy 0 हो गया। और y की वैल्यू कहां पे फिक्स है बताओ, 0 पे फिक्स है। तो y की वैल्यू 0 पुट करो भाई, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा ये, क्योंकि ये पूरा फंक्शन ही 0 हो गया y की वैल्यू 0 पुट करने से। x के रेस्पेक्ट में तो तब सोल्व करोगे ना जब ये कुछ बचेगा, ठीक है। ये बचा ही नहीं भाई, 0 बन गया, ठीक है। तो अलोंग पाथ 1 इसका जो इंटीग्रल आएगा वो 0 आएगा, सही है। अब आइए अलोंग पाथ 2, अलोंग पाथ 2। तो अलोंग पाथ 2 इक्वेशन बनाओ पहले, क्या बनेगी। इसका स्लोप आया था -2, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 2 बना था भाई, चेक करके देख लो। x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो ये 0 बनना चाहिए, y 0 बन रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है भाई इक्वेशन, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना लाइन की इक्वेशन। तो अलोंग पाथ 2 x और y दोनों ही बदल रहे हैं, तो दोनों ही रखने पड़ेंगे आपको दोनों पिक्चर में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों को रखते हैं। तो अलोंग पाथ 2 क्या बना, 4y प्लस 4xy dx। और x कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, x मेरा 1 से 0 पे जा रहा है, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू 1 है और यहां पे x की वैल्यू 0 है। तो x में 1 से 0 पे जाओगे आप, प्लस 4x प्लस क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये बन गया dy। y कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, यहां पे y की वैल्यू 0 है और यहां पे y की वैल्यू 2 है, तो 0 से 2, सही है। अब सोल्व कैसे करें भाई, ये कैसे सोल्व करें, ये कैसे सोल्व करें, जरा देखते हैं इसको। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। y की वैल्यू जो है x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को आप बाहर नहीं ले सकते हो, y की वैल्यू आपको ये पुट करनी पड़ेगी भाई। तो y की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा 4 और y की जगह पे क्या लिखोगे -2x प्लस 2 प्लस 4x, और y की जगह पे क्या कर दोगे -2x प्लस 2, और पूरे के साथ क्या आ जाएगा dx, और x में इंटीग्रेशन करना है कहां से, 1 से लेके 0 तक, सही है, 1 से लेके 0 तक। अब जरा इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा जरा देखिए इसको, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -8x प्लस 8, अगला भी आएगा वैसे तो, इसमें अगला भी लिख लो, 0 से लेके 2 तक। इसमें x की जगह पे y पुट करना है भाई, ठीक है, क्योंकि यहां पे पूरी तरह x में है ना ये, तो x की जगह पे y पुट कर दो। तो x की जगह पे y पुट करोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा 2x इक्वल टू 2 माइनस वाई एंड x इक्वल टू 2 माइनस वाई बाई 2। तो यहां पे क्या लिख दोगे, यहां पे आप लिख दोगे 4 इंटू 2 माइनस वाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर, और इस पूरे फंक्शन के साथ क्या लिख दो dy। बोलिए दोस्तों सही है क्या, x की वैल्यू जो है वो मैंने ये पुट कर दी है, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और यहाँ पे dy y की लिमिट आ जाएगी। तो जरा देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -8x प्लस 8, और ये क्या बन जाएगा -8x स्क्वायर प्लस 8x, एक बार देख लो भाई, ठीक है, dx इंटीग्रेशन 1 से 0 प्लस, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कट गया 2, तो ये 0 से लेकर 2 तक तो इंटीग्रेशन था। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2y, ये तो यहाँ पे आ गया, प्लस ये बनेगा 1/2, क्योंकि ये नीचे 4 आएगा और ये 2 है तो 1/2 लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4y एंड dy यहाँ पे आ गया, सही है भाई, इस तरह से लिख लो। अब जरा देखो ये 8x से 8x गया, तो यहाँ पे बनेगा 8 माइनस 8x स्क्वायर। अब मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो है ना वो बड़ी ऐसी होती है, ठीक है, मैं भरोसा नहीं करता हूँ अपनी कैलकुलेशन पे, मुझे करना चाहिए। हाँ तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस 0 से लेकर 2 तक, ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 2y प्लस ये क्या बन गया 2 प्लस 2y स्क्वायर, सॉरी हाफ y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y एंड dy, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको अब सोल्व कर लेते हैं, हो गया अब तो ये, ठीक है। अलोंग पाथ 2 देख रहे हैं ना हम लोग। हाँ तो ये क्या बना
जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 8x माइनस ये बन जाएगा 8x³ अपॉन 3, और लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेके 0 तक, प्लस अब ये देखो ये क्या बनेगा, ये एक तो 6 हो गया, तो 6 का इंटीग्रेशन करोगे तो 6y आ जाएगा। फिर आइए -4y का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, -2y² आ जाएगा। -4y है ना, तो -4y² आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, आप चेक करो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -2y², ठीक है। y³ अपॉन 6 ये आ जाएगा, ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक, ठीक है भाई, ये y की लिमिट होगी। तो सबसे पहले x की लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट तो खैर खत्म ही हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो -8 प्लस 8/3 ये यहां से आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट पुट करो तो 12 माइनस 8 प्लस 8/6 ये तो अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट पे खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों। अब जरा देखिए, अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या बनेगा जरा देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं 4/3 लिख दूं, 4/3। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं सबको ऐड करूं तो ये बनेगा 4, ये बनेगा -8, तो 4 - 8 करोगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 4 - 8 करोगे तो -4 आ जाएगा, ये प्लस 8/3 प्लस 4/3 12/3, 12/3 इज 4, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब ये भी पाथ 2 पे भी क्या आ गया दोस्तों, पाथ 2 पे भी अलोंग पाथ 2 0 आया, पाथ 1 पे भी 0 आया था, अलोंग पाथ 2 भी 0 आ गया। अब आइए पाथ 3 पे, अलोंग पाथ 3, तो देखिए थोड़ा लंबा हुआ कैलकुलेशन पाथ 2 पे, बट वो भी 0 आ गया। अब पाथ 3 पे देखते हैं, पाथ 3 पे क्या चीज बदल रही है दोस्तों, अलोंग पाथ 3। अब आइए अलोंग पाथ 3, मैं इधर लिख रहा हूं भाई, अलोंग पाथ 3। अगर पाथ 3 पे देखोगे तो यहां से यहां तक देखना है, तो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो x नहीं बदल रहा, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो dx की वैल्यू मेरी 0 है भाई, और x की वैल्यू फिक्स है 0, x फिक्स है 0 पे और x वेरी भी नहीं कर रहा है, तो dx की वैल्यू 0 पर ये खत्म हो जाएगा, केवल ये बचेगा a.dl में। तो a.dl में बना 4x प्लस 2x² dy, और y कहां से कहां तक बदल रहा है, y मेरा बदल रहा है 2 से 0 पे, 2 से 0 पे, लेकिन x की वैल्यू तो फिक्स है 0 पे, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पाथ के अलोंग भी 0 हो गया। अब आपने को निकालना है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल में तीनों को ऐड करो, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर कोई ए वेक्टर किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से आया है तो उसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा दोस्तों, उसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो हमेशा ऐसे 0 0 0 बनेंगे ना, हो सकता है कि इंडिविजुअल पाथ का अपना कोई लाइन इंटीग्रल होता, यहां पे नॉन जीरो आता, यहां पे भी नॉन जीरो आता, यहां पे भी नॉन जीरो आता, बट फिर सम करोगे तो 0 बन जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो खैर इंडिविजुअली 0 0 0 आ गए a.dl, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में इंडिविजुअली 0 आए, तीनों का सम 0 होना चाहिए। मतलब क्लोज्ड पाथ का, चाहे वो 3 पाथ से बन रहा हो, चाहे वो 4 पाथ से बन रहा हो, चाहे वो 10 पाथ से बन रहा हो, उनका जो टोटल आएगा सम वो 0 बनेगा, सबका सम करोगे वो 0 आएगा। इंडिविजुअल जरूरी नहीं है 0 आए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो इंडिविजुअल भी खैर 0 आ गए, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल भी 0 आए, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस चीज को थोड़ा समझ के थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल करते हो और अगर ये ए वेक्टर किसी फंक्शन के, किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से अगर आया है तो 100% क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, एक और नई चीज बताने जा रहा हूं अब मैं आपको लाइन इंटीग्रल पे ही। अब एक और नई चीज बताने जा रहा हूं लाइन इंटीग्रल पे। अगर कोई वेक्टर फील्ड है जिसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल 0 आ जाए तो उस फील्ड को बोला जाता है कंजर्वेटिव फील्ड, उसको एक अलग से नाम दे दिया हमने, ठीक है। अगर कोई वेक्टर फील्ड है दोस्तों और उसका मैं लाइन इंटीग्रल ले रहा हूं, क्योंकि वेक्टर का ही लाइन इंटीग्रल हो सकता है ना, डॉट ले रहे हो आप, और क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ले रहे हो, अगर वो 0 आ गया, जैसे अभी ए ले रहे थे, ए कोई वेक्टर फील्ड थी, a.dl का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल लिया, 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर फील्ड होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड। इसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड, सही है भाई, इसको क्या बोला जाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड।
अगर किसी वेक्टर फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल 0 आ गया तो उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है ऐसे केस में, ठीक है। चलो ये तो मैंने नाम बता दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत जरूरी है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, कहीं आप इसको लाइटली ले लो कि सर ने बस 1 सेकंड के लिए बताया और निकल गए। कंजर्वेटिव फील्ड जो है आगे चल के बहुत यूज में आएगी, बहुत सारी जगह पे आप इसका इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। तो देखेंगे कि कहां कहां पे इसका यूज होगा, बट आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और चीज बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपके पास ये x है और ये y है, और आप जो है ना ऐसे मूव कर रहे हो P पॉइंट से Q पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा, P पॉइंट से Q पॉइंट पे। तो मैंने बोला कि P पॉइंट से Q पॉइंट चाहे आप ऐसे मूव करो, चाहे आप ऐसे मूव करो, चाहे आप किसी रैंडम पाथ से मूव करो, अगर आप ऐसे ले रहे हो ग्रेडियंट ऑफ f, कोई स्केलर फंक्शन है ग्रेडियंट ऑफ उसके, और dl ले रहे हो, कोई स्केलर फंक्शन था, स्केलर फील्ड थी, उसका ग्रेडियंट लिया और फिर उसका लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो, कहां से लेके P से लेके Q तक निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली ये बनेगा f की वैल्यू एट Q माइनस f की वैल्यू क्या बन जाएगी एट P। ये बनेगा भाई ग्रेडियंट थ्योरम, यही कह रही है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस केस में आप चाहे किसी भी पाथ से चलो आपका आंसर सेम आएगा, चाहे इस पाथ से चलो, इस पाथ से, चाहे इस पाथ से, सेम आंसर आएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कि सेम आंसर आएगा? अगर आप कोई रैंडम फील्ड ले लोगे ना, कोई भी, मतलब ग्रेडियंट से ना आई हो, ठीक है, और उसका लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो आप, और P पॉइंट से Q पॉइंट पे जा रहे हो, ठीक है, तो ये पाथ डिपेंडेंट होगी फिर। मतलब सोचिए कोई वेक्टर फील्ड है, उसका लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो आप, ये भी तो एक वेक्टर फील्ड ही बनेगी, ग्रेडियंट लेने के बाद ये भी तो एक वेक्टर बनेगा। मैंने कोई रैंडम वेक्टर ले लिया A, ठीक है, और उसके ऊपर मैं लाइन इंटीग्रल निकाल रहा हूं, और मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं दोस्तों, मैं P पॉइंट से Q पॉइंट पे जा रहा हूं, और मैं अब डिफरेंट पाथ को फॉलो कर रहा हूं, मैं किसी डिफरेंट पाथ को फॉलो कर रहा हूं, तो बराबर नहीं आएगा दोस्तों। अगर रैंडम फील्ड है तो, अगर ये रैंडम फील्ड है, P से Q पे जा रहे हो, तो ये बनेगा पाथ डिपेंडेंट, ये बनेगा पाथ डिपेंडेंट, ये बनेगा पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। अगर कोई रैंडम फील्ड ले ली तो ये पाथ डिपेंडेंट आएगा दोस्तों, इस पाथ से अलग आएगा, इस पाथ से अलग आंसर आएगा, इस पाथ से अलग आंसर आएगा। बट अगर ये मेरा A जो है, अगर ये किसी के ग्रेडियंट से आया है, तो ये पाथ के इंडिपेंडेंट बनेगा। ये है मेरा पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, यहां पे पाथ इंडिपेंडेंट आएगा। लेकिन अगर A कोई रैंडम ले लिया, मतलब A जो है वो किसी दूसरे फील्ड के, स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ये कोई रैंडम वेक्टर है, रैंडम वेक्टर फील्ड है, तो उस केस में ये जो आंसर निकालोगे पाथ डिपेंडेंट आएगा दोस्तों। यहां पे ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट आएगा। अगर आपने ये जो A वेक्टर निकाला हुआ है, अगर ये किसी दूसरे स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से आया है, और अगर आप P से Q पे जा रहे हो, तो हमेशा ये पाथ इंडिपेंडेंट आएगा, कोई भी पाथ फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे आपका पाथ डिपेंडेंट बनेगा, ये यहां पे ये पाथ डिपेंडेंट आएगा। कोई रैंडम ले लोगे तो, चलिए करके देखते हैं, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, कोई रैंडम ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान लेते हैं क्वेश्चन, सो दैट थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई A है, मैंने कोई रैंडम ले लिया, कोई वेक्टर फील्ड ले लिया, 2xi कैप प्लस 3y xy j कैप, ठीक है, ये है भाई। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं P से Q पे जा रहा हूं, जरा देखिए, ये x है और ये मेरा y है, यहां से शुरू किया, मैं ऐसे गया और फिर मैं यहां से यहां पे आ गया, ठीक है। ये 0 0 है और ये 0 2 ले, नहीं 2 0 ले लो, 2 0, और यहां पे 2 2 ले लो, ठीक है। ये पॉइंट मेरा P है मान लीजिए, और ये पॉइंट मेरा Q है। मुझे क्या करना है, मुझे A डॉट dl निकालना है, A डॉट dl निकालना है, और कैसे निकालना है बताओ, P से Q पे आ रहा हूं मैं, तो एक बार ये पाथ ले रहा हूं, एक बार मैं ये पाथ लूंगा, ऐसे जाके फिर ऐसे जाऊंगा। चलिए 2 पाथ ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल है ना, तिरछा नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर इक्वेशन निकालनी पड़ेगी फालतू में आपको, तो इसलिए मैंने ये पाथ लिया, एक रेड पेन से दिखा रहा हूं इसको मैं, ठीक है, और एक ये पाथ ले रहा हूं, देखते हैं दोनों पाथ से सेम आंसर आता है क्या। तो सबसे पहले A डॉट dl की वैल्यू क्या निकालोगे बताओ जरा, इसका
2x dx हो जाएगा प्लस 3yx dy हो जाएगा। बोलिए दोस्तों, a डॉट dl यही तो बनेगा, ठीक है। और p से q पे जा रहे हो, तो सबसे पहले पाथ 1 पे देखते हैं, ये वाला, इस पाथ पे ये वाला हिस्से को देखते हैं। इसको मैं पाथ 1 बोल देता हूं, इसको पाथ 2 बोल देता हूं, इसको 1 प्राइम बोल देते हैं, ठीक है, और इसको 2 प्राइम बोल देते हैं। तो सबसे पहले पाथ 1 के अलोंग देखते हैं कि इस पाथ पे क्या बनेगा। तो अगर मैं इस पाथ पे चलूं दोस्तों तो क्या बनेगा बताओ जरा। इस पे मेरा y नहीं वेरी कर रहा, तो ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 2x dx, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर इसका, यहां पे 4 आएगा। फिर आइए इस पाथ पे 2 पे देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहां पे जब आप a डॉट dl निकालोगे तो 4 आएगा। इस पे निकालते हैं पाथ 2 पे, तो पाथ 2 पे क्या हो रहा है, सिर्फ y बदल रहा है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे बताओ, यहां पे लिखोगे 3yx dy और इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, y की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जा रहे हो आप, ठीक है। लेकिन यहां पे x की वैल्यू जो है फिक्स है, x की वैल्यू कहां पे फिक्स है, 2 पे, तो x की वैल्यू को 2 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा 6y dy इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक, तो ये बन जाएगा 6y स्क्वायर बाई 2, तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, और लिमिट 0 से लेके 2 तक, 3y स्क्वायर लिमिट 0 से लेके 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 12 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये बनेगा 12, इसका मतलब यहां से आ जाएगा 12, ठीक है भाई। ये बनेगा 4, यहां से आएगा 12, तो टोटल कितना आया बताओ जरा। अगर आप p से q पे जाओगे तो ये जो आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो भाई, 4 + 12 16 आंसर आएगा, ठीक है। अगर इस पाथ से चल रहे हो तो 16 आ रहा है। अब आइए इधर से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, p से q। अब दूसरे वाले पाथ पे चलते हैं, तो पहले आप 1 प्राइम पे बोलिए भाई, 1 प्राइम का क्या आंसर आएगा। 1 प्राइम पे y वेरी कर रहा है, सिर्फ y वेरी कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू तो फिक्स है ना यहाँ पे, y वेरी कर रहा है, तो इसकी जो a डॉट dl की वैल्यू आएगी वो ये निकल के आ जाएगी सिर्फ, तो ये बनेगा 3yx dy, इसको इंटीग्रेट करना। लेकिन x की वैल्यू फिक्स है इस लाइन पे 0, तो x की वैल्यू 0 है तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो ये बन जाएगा 0। इसका मतलब अलोंग दिस पाथ जो लाइन इंटीग्रल बनेगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट आइए आप अलोंग दिस पाथ देखते हैं। अलोंग दिस पाथ आपका केवल x वेरी कर रहा है, तो केवल आप ये लिखोगे 2 प्राइम के अकॉर्ड, 2 प्राइम पे जब जा रहे हो तो बनेगा ये 2x dx, ठीक है। और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां से यहां पे जा रहे हो, x की वैल्यू यहां पे 0 है और यहां पे x की वैल्यू 2 है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 4, तो यहां पे ये बनेगा 4। तो अगर मैं ऐसे गया तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर मुझे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 0 है, ये 4 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 4 बनेगा। इस बार ये क्या बना, ये बना 4, तो देखो बराबर नहीं आया। आप p से q पे जा रहे हो और लाइन इंटीग्रल कर रहे हो, किसी भी रैंडम फील्ड का ले रहे हो आप, p से q पे जा रहे हो, और आपका इस पाथ से अलग आंसर आ रहा है, दूसरे पाथ से अलग आंसर आ रहा है, सेम नहीं आएगा क्योंकि रैंडम फील्ड है। बट अगर यही फील्ड किसी के ग्रेडियंट से निकली होती, मतलब अगर a वेक्टर किसी के ग्रेडियंट को लेने से आया होता, जरा देखते हैं कैसे। इसका मतलब ये किसी के ग्रेडियंट से नहीं आया, क्योंकि अगर ये ग्रेडियंट से आया होता तो दोनों पाथ से क्या होता, आंसर बराबर आता। जरा देखिए, अब एक और सवाल लेते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें ग्रेडियंट से आया होगा, ठीक है, उसको भी जरा देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई स्केलर फंक्शन है, ठीक है, 2xy + 3y²x ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसा कोई स्केलर फंक्शन है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास a जो है, a दे रखा आपको ग्रेडियंट ऑफ f, ठीक है, और मैं ऐसे चल रहा हूं p पॉइंट से q पॉइंट पे, ये मेरा p पॉइंट है, ये मेरा q पॉइंट है, और ये 1 है भाई, ठीक है, 1,0, ये है 1,1। तो एक बार मैं ये पाथ से जा रहा हूं p से q पे, और मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं a डॉट dl निकाल रहा हूं, ठीक है, p से q पे। और एक बार मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैं ये पाथ फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं इस बार आंसर सेम आता है क्या। a डॉट dl निकालना है, लेकिन इस बार जो a निकलेगा वो इसके ग्रेडियंट से आएगा। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू बताओ क्या आएगी। a की वैल्यू अगर निकालोगे तो इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो भाई, क्या बनेगा 2y + 3y² i कैप, ठीक है, ये हो गया x के रेस्पेक्ट में। फिर y के रेस्पेक्ट में लो, तो y के रेस्पेक्ट में लोगे तो क्या बन जाएगा 2x + 6xy, y के रेस्पेक्ट में लोगे तो यही बनेगा भाई j कैप। ये आ गया दोस्तों, तो ये मेरा a वेक्टर आ गया। और dl की वैल्यू आपको पता है dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप,
तो अगर मैं डॉट लूं, a डॉट dl करूं, तो a डॉट dl क्या बनेगा, 2y प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस 2x प्लस 6xy dy। ये बन गया दोस्तों, ठीक है, ये a डॉट dl आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले ये वाले पाथ से p एंड q पे चलना है। तो सबसे पहले ये पाथ 1 है, ये मेरा पाथ 2 है, ये मेरा 1 प्राइम पाथ है और ये मेरा 2 प्राइम पाथ है। तो पहले मैं p से q इस पाथ के अलोंग जा रहा हूं। तो इसमें दो हिस्से हैं, अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 2, ठीक है। इन दोनों पे देखते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो p से q का टोटल आ जाएगा मेरे पास। तो बताइए अलोंग पाथ 1 क्या बनेगा, अलोंग पाथ 1 मेरा y नहीं चेंज हो रहा, तो ये तो खैर खत्म ही हो गया, सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा x के रेस्पेक्ट में। तो x की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रही है, बट y की वैल्यू फिक्स है 0। तो y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 ही बन जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, 0 आंसर आएगा। ऐसे ही आप पाथ 2 पे देखिए, पाथ 2 पे केवल y बदल रहा है, ये बदल रहा है भाई। तो इसका मतलब पाथ 2 पे क्या लिखोगे बताओ, 2x प्लस 6xy dy, ये लिखोगे। और y कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बदल रही है और x की वैल्यू फिक्स है भाई, यहां पे x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूं, तो बन जाएगा 2 प्लस 6y dy। और कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बनेगा 2 प्लस 6y स्क्वायर बाई 2, तो 3y स्क्वायर आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, इसी तरह 5 आ गया। तो इसका मतलब इस पाथ पे ये 5 बन रहा है, इस पे 0 बन रहा है, तो दोनों का सम करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा p से q पे, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो। अब आइए ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। अब अगर मैं ऐसे चलूंगा दोस्तों तब देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो दूसरे में बताइए, यहां पे आप यहां से यहां तक जा रहे हो तो आपका क्या चेंज हो रहा है बताओ, केवल y चेंज हो रहा है। तो x वाले को मत लिखो, y वाले को लिखो। तो इसमें क्या बनेगा बताओ जरा, आपका ये बन जाएगा 2x प्लस 6xy dy, क्योंकि y बदल रहा है ना सिर्फ, और y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रहा है, लेकिन x की वैल्यू फिक्स है भाई इस पाथ पे। x की वैल्यू 0 पुट करो, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो तो खत्म हो जाएगा भाई, 0 ही आ जाएगा। अब आइए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या बदल रहा है बताओ, यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ x बदल रहा है, तो dx लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 2y प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। x बदल रहा है तो यही लिखेंगे भाई dx वाला, और y की वैल्यू फिक्स है भाई, यहां पे y की वैल्यू कितनी फिक्स है, 1 फिक्स है। तो y की वैल्यू, अच्छा x की लिमिट भी पुट कर दो ना, x की लिमिट 0 से 1 है, यहां पे x की वैल्यू 0 है, यहां पे x की वैल्यू 1 है, तो 0 से 1, और y की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू इस पूरे पाथ पे क्या है 1 है, तो y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 आंसर आएगा। तो इस पाथ पे आ गया 5। अगर आप टोटल करोगे तो 0 और 5 का, तो फिलहाल फिर से 5 आएगा आंसर। इसका मतलब अब क्या हो रहा है, अब जो है, अब आप चाहे ऐसे चलो, चाहे ऐसे पाथ से चलो, चाहे सीधा चलो, अब आप सीधा भी निकाल के देखना, ये आपका होमवर्क है, आप सीधा निकाल के देखना, अब भी आंसर क्या आएगा, अभी भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। ये आंसर मेरा सेम बनेगा। इसका मतलब अब पाथ के इंडिपेंडेंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस बार जो a है वो किसी दूसरे कोई स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से निकाला है हमने, ठीक है, और पिछली बार रैंडम लिया था, ठीक है। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहां पे पाथ इंडिपेंडेंट बनेगा लाइन इंटीग्रल, बट स्टिल हमें नहीं पता लाइन इंटीग्रल क्या होता है। देखते हैं अगले एपिसोड में हम लाइन इंटीग्रल का मतलब समझेंगे, देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है और कैसे इसके ऊपर और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अभी हम सिर्फ ग्रेडियंट थ्योरम पे ही हैं दोस्तों, ग्रेडियंट थ्योरम पे ही रहेंगे और थोड़ा गहराई से उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।